Very warm welcome SQ classes. Myself Sanjeev Nigam, Department of Computer Science and Application. I am going to represent my lecture Introduction of Computer. Regarding to chapter first, this is CPU, Central Process Unit. रिगार्डिंग टू प्रोसेस, इसमें जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपने देखा है कि ये कंप्यूटर का कैबिनेट है जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं हार्डवेयर के रूप में, वो सब इसमें रिप्रेजेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी हार्ड डिस्क है, ये हमारा यहाँ पे कैबिनेट है, यहाँ पे हमारा फैन होता है जो पर्टिकुलर हमारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस पार्ट में हमारी रैम को लगाया जाता है जिसके बेस पर हमें प्रोसेस करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह से इसमें ओवरऑल जो दिखाया गया है कि कहाँ पे किस तरह से अलग अलग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है हार्डवेयर में, जो कनेक्टिविटी के लिए परफॉर्म किया जाता है। जैसा कि मैं आपको कंप्यूटर में बताता हूं कि कंप्यूटर पर्टिकुलर जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती है वो हमारी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है हार्डवेयर डिवाइसेस को, जो कि जैसा कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। इनपुट डिवाइस में जो डिवाइसेस मतलब हार्डवेयर को जिसमें हम कनेक्टिविटी करते हैं, रखते हैं या उसको एक कैबिनेट के रूप में यूज़ करते हैं, उस पर्पज़ से आप देखें कि सबसे पहले जो हमारा जो कैबिनेट होता है उसको हम सेंट्रल प्रोसेस यूनिट बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है इनपुट डिवाइस हार्डवेयर के अंतर्गत, तीसरा होता है आउटपुट यूनिट और चौथा होता है मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, जिसको कॉन्सेप्ट मेमोरी कॉन्सेप्ट होता है उसके अंतर्गत ये हमारे आते हैं। जैसा कि मैं ये आपको कंपोनेंट्स दिखा रहा हूँ जिसमें हम पूरे कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किस तरह से कंप्यूटर में हमारी डिवाइसेस जो हैं कहाँ लगी होती हैं, कैसी कनेक्टिविटी देती हैं और कैसे पर्टिकुलर ये कनेक्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जो सीपीयू होता है उसमें किस तरह से प्रोसेस परफॉर्म होती है, कंप्यूटर जो हार्डवेयर होते हैं वो किस तरह से कनेक्टिविटी करते हैं, तो मैं इस फिगर में आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा आप इस फिगर पर ध्यान दें। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे डेटा है, ये इनपुट डिवाइस होती है, ये हमारी इनपुट डिवाइस होती है। यहाँ से हम किसी भी डेटा को इंटर करते हैं जो कि डायरेक्ट ये सीपीयू में इंटर होती है, कंप्यूटर के जो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होती है उसके अंतर्गत प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। जैसा कि कहने का मतलब सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये प्रोसेस को परफॉर्म कराती है, देन उसके बाद हमारा आउटपुट प्राप्त होता है। जैसा कि आपको मैंने इसमें बताया है कि यहाँ अगर कोई हमारी प्रोसेस परफॉर्म हो रही है तो ये हमारा आउटपुट के रूप में यहाँ हमको गेन होगा, मतलब आउटपुट के रूप में हम उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें चाहते हैं कि उस जो भी हमने प्रोसेस किया है उसको स्टोरेज कर सकें, हम अपने सिस्टम में रख सकें आगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमारे यहाँ मेमोरी कॉन्सेप्ट दी गई है, रैम रोम, जिसके बेस पर हम किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इस तरह से कुछ हमारी एक्सिलरी मेमोरी वगैरह भी होती हैं। इस तरह से हमारी प्रोसेस होती है, मतलब किसी भी डेटा को इंटर करने के लिए हम इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं, देन आफ्टर प्रोसेस परफॉर्म होने के बाद जो कि हमारा सीपीयू या हमारा प्रोसेसर जो होता है उस प्रोसेस को परफॉर्म करता है और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। जैसा कि अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम बताएंगे आपको। इनपुट डिवाइस में सबसे पहले हमारा कीबोर्ड क्या करता है, पर्टिकुलर हमारे डेटा को जो भी हम डेटा कंप्यूटर में इंसर्ट कराना चाहते हैं तो की के माध्यम से हम डेटा को इंटर करते हैं, तो ये ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर परफॉर्म करता है कीबोर्ड के माध्यम से हम किसी भी डेटा को इंटर कराते हैं। इसके बाद मैं और भी बताऊंगा इनपुट डिवाइसेस, जैसा कि एक कीबोर्ड
मैंने आपको बताया है कीबोर्ड में अलग अलग जगह पे कीबोर्ड, जैसे कंप्यूटर के लिए भी कीबोर्ड यूज़ किया जाता है, क्वाड कीपैड होते हैं, एटीएम में भी कीबोर्ड यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपको एटीएम यू ऑल्सो अंडरस्टूड ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहलाती है। दूसरा माउस हमारे एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो पॉइंटर के माध्यम से मूव करता है। हम सरफेस पे पर्टिकुलर पॉइंट करते हैं सरफेस पे, और जिस मूवमेंट पे हमें जिस डिवाइस को प्रोसेस परफॉर्म कराना है या जिस फोल्डर ओपन करना है या जो भी एक्टिविटी करनी है वो माउस के माध्यम से हम कर सकते हैं। तीसरा हमारा है स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कोई अगर हार्ड कॉपी में कोई डेटा है, हम चाहते हैं कि सिस्टम में उसको सॉफ्ट कॉपी में रख सकें, सेव कर सकें, तो उसके लिए हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद प्री स्टोरेज डिवाइसेस जैसे डिस्क, सीडी, ये हम स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि हमें कोई भी चीज़ को स्टोर करना है, परमानेंट स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए हमें सीडी में उसको स्टोर पर्टिकुलर सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये हमारे लाइट पेन, बारकोड, ये क्या होते हैं? यह एक प्रकार का स्कैनर होता है जो हमारे इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट डेटा प्रोवाइड कराता है। जैसे बारकोड रीडर क्या होता है? बारकोड रीडर एक पर्टिकुलर डिवाइस के माध्यम से हम किसी चीज़ को स्कैन करके उसकी डिटेल को एब्जॉर्ब करते हैं या रिकॉर्ड के बेस पे अपने पास रखते हैं या उसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा लाइट पेन होता है, सिग्नेचर वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, और भी स्कैनर्स होते हैं, तो उनका यूटिलाइजेशन हम किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से करते हैं। इसके बाद माइक्रोफोन हम किसी भी पर्टिकुलर, जैसे हमें कोई वॉइस रिकॉर्ड करना है या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करके या उसके मूवमेंट कराना है या कोई भी कमांड देना, तो उसके लिए हम माइक्रोफोन वगैरह डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। जॉयस्टिक क्या होता है? कमांड के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी एक पॉइंटर डिवाइसेस होती है जो मूवमेंट्स कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसा कि पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, ये हम एक पॉइंटर के माध्यम से यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं अभी हाथ में भी लिया हूँ, ये भी एक पॉइंटर डिवाइसेस है। इसके माध्यम से हम किसी चीज़ सरफेस में पॉइंट करके आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, कैसे क्या करना है, या शो करने के लिए इस पॉइंटर डिवाइस का यूज़ करते हैं। ट्रैक बॉल हम ये भी ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटर डिवाइस है जो मूवमेंट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद टच पैड बेसिकली हम लोग स्मार्टफोन में यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह से हम उसमें स्मार्टफोन में हम टच करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं या कोई प्रोसेस को परफॉर्म कराते हैं, उसी तरह से किसी भी इनपुट माध्यम के लिए जो आजकल लेटेस्ट डिवाइसेस चल रही हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, टच पैनल आ रहा है जिसके माध्यम से हम इजी तौर पे अपने डेटा को इनपुट करा सकते हैं। इसके अलावा टच स्क्रीन, टच पैड और टच स्क्रीन एक ही चीज़ कॉन्सेप्ट होता है। दोनों का पर्पस थोड़ा अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है, लेकिन पर्पस हमारा इनपुट डिवाइस के लिए किया जाता है कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए। इसके अलावा मैग्नेटिक स्टिक एंड स्मार्ट कार्ड, जो हम एटीएम मशीन में अपना एक कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो कार्ड में इंफॉर्मेशन होती है, लॉगिन कोड या आईडीज़ रहती है, वो स्कैनर के माध्यम से वो कार्ड को स्कैन करता है। क्योंकि जो कार्ड होता है उसमें एक डिवाइसेस लगी होती है जिसको हम सिम या पर्टिकुलर डिवाइसेस कहते हैं, जिसके माध्यम से हम उसको स्कैन करा सकें और अपने इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग अपना ट्रांजैक्शन कर सकें। इसके अलावा होता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी आज इनपुट डिवाइस का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके माध्यम से हम किसी भी इमेजेस को कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करके स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि पहले के टाइम पे आपने देखा जनरली रील वगैरह का यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल मेमोरी कार्ड्स का यूज़ किया जा रहा है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी भी डेटा को उसमें सेव करके अपने कंप्यूटर में यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया है, इसमें आपको शो भी हो रहा है कि कहाँ पे कौन से पैनल होता है। ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक बॉल लैपटॉप में साइड में दिया गया है। इसके अलावा हम लाइट पेन जो हमने बताया आपको लिया हूँ, इसमें आप किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए, चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक बॉल एक गियर की तरह होता है, जिस तरह गाड़ी में गियर होता है कि मूवमेंट कराने के लिए, उस तरह से ट्रैक बॉल जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। ये भी हमारे हार्डवेयर डिवाइस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं जो हमारे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इसमें आपको दिख रहा है किस तरह से कौन कैसे जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी दे रहा है। ये हमारा कंप्यूटर है, ये कीबोर्ड, उससे कनेक्टिविटी है। जैसा कि मैंने आपको पिछली उसमें मैंने बताया था कि मैंने ये बताया था कि ये CPU है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ये प्रोसेसर कहलाता है। ये प्रोसेसर
हमारी सारी कंप्यूटर की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। जिस तरह हमारी ह्यूमन बीइंग में या माइंड होता है, माइंड पूरी प्रोसेस को परफॉर्म कराता है और उसके माइंड के अकॉर्डिंग हम अपने बॉडी के पार्ट्स का यूज करते हैं। उस तरह से कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी कमांड्स होते हैं यूज़र द्वारा दिए जाते हैं, वो CPU के प्रोसेसर के माध्यम से हम परफॉर्म कराते हैं। ये हमारा रैम कहलाती है, मेमोरी के अंतर्गत आती है। जितनी हमारी कैपेसिटी रैम की होगी उतनी अच्छी स्पीड कंप्यूटर में ग्रो कर सकती है, उतना स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा हार्ड डिस्क होती है। ये हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं इसको, इसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं जो कि कंप्यूटर में इनबिल्ड होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये इनपुट डिवाइसेस कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और कहाँ पे कनेक्ट की जाती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो हमारा प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर ये यहाँ पे इसको लगाया जाता है, प्रोसेसर यहाँ पे लगता है। इस प्रोसेसर को हम यहाँ लगाते हैं, इनबिल्ट करते हैं, इसके ऊपर फैन लगता है। क्योंकि क्या होता है, जब प्रोसेस चलती है तो काफ़ी हमारा ये प्रोसेसर हीट हो जाता है, उसको कूल करने के लिए फ़ैन का यूज़ किया जाता है। ये मतलब इसको हम यहाँ पे इनबिल्ट करेंगे, इसके ऊपर फैन इसका लगाया जाता है। इसके बाद जो ये हमारी रैम है, ये हमारी पर्टिकुलर इस पॉइंट पे लगती है। ये आपको स्लॉट दिख रहा है, ये स्लॉट जोन है, इसमें हम इस जो पर्टिकुलर मदरबोर्ड दिखाया गया है इसमें 3 स्लॉट को लगा सकते हैं, मतलब 3 रैम लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज के बेस पर है। जैसे अगर आपको 8 GB लगाना है तो 8 GB लगा सकते हैं, आप 4 GB लगा सकते हैं। जो कैपेबल डिपेंड करता है कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको रिफ़र करता है, उसके बेस पर हम रैम को यहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा जो ये हमने आपको बताया था, यहाँ पे ये जो हमने CD बताया, CD का पिनअप करने के लिए यहाँ पे मतलब हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क को हम कहाँ लगाते हैं, इस पॉइंट पे लगाते हैं। इस पॉइंट पे हम हार्ड डिस्क के कनेक्टर को लगाते हैं, जिसके माध्यम से हम उसमें हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं, है ना। इसके अलावा जो हमारा ये कंप्यूटर पार्ट होता है, कंप्यूटर में जो कनेक्टिविटीज़ डिवाइसेस वगैरह होती हैं यहाँ लगाया जाता है। जैसे आपने देखा USB वगैरह का यूज़ करते हैं, आप केबल का लगाने के यूज़ करते हैं, तो वो कनेक्टिविटी करने के लिए ये पार्ट दिए गए हैं USB के लिए। यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर USB को इनबिल्ट करते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी स्विचेस यहाँ से दिए रहते हैं। इसके बाद मैं आपको सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के बारे में बताता हूँ कि आखिर क्या ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म करती है और कैसे, जैसे कि इसमें फिगर में भी आपको दिखाया गया है कि ये इस तरह के प्रोसेसर होते हैं। ये पहले टाइम पे चलते थे प्रोसेसर, जो लेटेस्ट प्रोसेसर हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये जो प्रोसेसर होते हैं जो ऊपर दिया गया है, ये काफ़ी सस्ते प्रोसेसर होते थे। पहले के टाइम पे जो यूज़ किए जाते थे वो प्रोसेसर काफ़ी सस्ते होते थे, जैसे जस्ट लाइक पेंटियम, P4, P3, P2 इनका यूज़ किया जाता था, है ना। तो वो काफ़ी सस्ते होते थे और कंप्यूटर की जो सर्किट होता था, सर्किट में इसको इनबिल्ट किया जाता था। इस तरह से इसको इनबिल्ट करके, जो हमने अभी मदरबोर्ड आपको बताया था कि कहाँ पे प्रोसेसर लगता है, वहाँ पे हम उसको इनबिल्ट करते थे। जो आज के समय में सेंट्रल प्रोसेस यूनिट CPU का यूज़ किया जा रहा है, परफॉर्मेंस एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द डेटा, ये जो हम डेटा को परफॉर्म कराते हैं या जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वो एक्यूरेट परफॉर्म करने के लिए जो आज के समय में लेटेस्ट प्रोसेसर हैं, जैसे कि Core i3, Core i5, Core i7, ये काफ़ी लेटेस्ट प्रोसेसर हैं और ये काफ़ी कैपेबल होते हैं किसी परफॉर्मेंस, मतलब किसी भी टास्क को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, है ना। और ये अच्छी स्पीड से अपने डेटा को परफॉर्म कराते हैं, प्रोसेस को परफॉर्म कराते हैं। जो CPU होता है उसका काम क्या होता है, बेसिक काम क्या किया जाता है, जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब है जो हमारी डिवाइस में हार्डवेयर डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं, जैसे कि इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, कनेक्टिविटी देने के लिए, मैनेज करने के लिए, उसके लिए हमारा CPU परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज़ हम किस पर्पज़ से करते हैं, जो भी हमारे एक्सप्रेशन, मतलब यानी कि जो भी हम एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं या हम कैलकुलेशंस करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज़ करते हैं।
और कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो पर्टिकुलर किसी भी स्लॉट को या टाइम के सेट को या कोई मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ पे हम रजिस्टर वगैरह का यूज़ करते हैं, जिसके बेस पर हमारी वो कैपेबिलिटी प्रॉपर बनी रहे या हमारी जो हमने स्टोर किया है मेमोरी कैपेबल के बेस पर हमें स्पेस मिल सके और अच्छे से हम टास्क को परफॉर्म कर सकें। एक प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीपीयू का रोल क्या है। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को नीड है कि कोई काम को परफॉर्म कराता है तो वो इंस्ट्रक्शन कैसे देगा। तो इंस्ट्रक्शन तो उसने दिया, लेकिन वो सोचता है तो अपने आप, जैसे हमको भूख लगी है, सपोज भूख लगी तो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो हमारे हाथ अपने आप कैपेबल हो जाएंगे और उसको हम पर्टिकुलर जो खाना खाते हैं उसको हम खा सकेंगे। वो इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, दिमाग के बेस पे प्रोसेस परफॉर्म हो रही है। इस तरह से यूज़र कोई भी कमांड देता है, प्रोसेस परफॉर्म कराता है, वो सीपीयू के माध्यम से कराता है और सीपीयू उसको अदर डिवाइसेस के माध्यम से परफॉर्म कराती है। जैसा कि मैं बताया है, कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेटेड ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर, मतलब जो भी काम कंप्यूटर के माध्यम से कराए जाते हैं उसको प्रॉपर वे में वो परफॉर्म कराते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर टास्क को परफॉर्म करते हैं। डिटरमाइन विथ ऑपरेशन परफॉर्म इन व्हाट ऑर्डर द कैरी देम आउट। तो जिस तरह से हम मतलब ये अपने समय के अकॉर्डिंग अपने टास्क को परफॉर्म कराते हैं और उसको मैनेज करते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेके बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने कोई म्यूज़िक फाइल है, आपने उसको म्यूज़िक फाइल को क्लिक किया तो आपने कोई वीडियो तो ओपन किया नहीं था और ना साउंड को ऑन ऑफ करते आप, क्योंकि साउंड तो ऑलरेडी ऑन है। लेकिन आप जब कोई भी वीडियो फाइल को क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक वीडियो ओपन हो जाता है और स्पीकर के माध्यम से उसकी वॉइस निकलती है। तो ये जो प्रोसेस परफॉर्म हो रही है ऑटोमेटिक, वो कौन परफॉर्म कराता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। उसके माध्यम से हम पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं जो एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं। यहाँ ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी एक्सप्रेशन हम सॉल्व करते हैं उसमें कोई भी लॉजिक यूज़ करना पड़ता है, कैलकुलेशन यूज़ करना पड़ता है, या कोई भी एक्सप्रेशन के लिए कोई भी फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें ये हमारे ALU के माध्यम से परफॉर्म कराते हैं। इसमें हम ऑपरेशन को एडिटिंग, सब्सक्रिप्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन वगैरह जो भी प्रोसेस होती हैं इसके माध्यम से परफॉर्म कराते हैं। कुछ लॉजिक होते हैं जो कि किस तरह से हम कोई चीज़ को कनेक्टिविटी ले रहे हैं कि कौन किससे छोटा है, कौन बड़ा है, या कौन ग्रेटर देन है, कुछ इस तरह की भी एक्सप्रेशंस होते हैं। उसके लिए हम लॉजिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जो ALU के माध्यम से परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस किसके अंतर्गत आती है, मेमोरी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। ये मेमोरी हमारी बेसिक 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और देन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसमें हमारे ये एक मेमोरी के रूप में ये यूज़ किया जाता है कि जिसमें हम कंप्यूटर में एक स्पेस प्रोवाइड कर सकें, किसी टास्क को परफॉर्म कर सकें और अच्छे से टास्क परफॉर्म हो सके। तो जैसा कि दिया गया है, ये फास्ट होती है, एक्सपेंसिव होती है, शॉर्ट टाइम में हम किसी मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये इनेबल टू द कंप्यूटर स्टोर एंड द लीस्ट टेम्परेरी डेटा प्रोग्राम एंड, मतलब कहने का मतलब ये जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है इसका यूज़ हम किसी भी कार्य को करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमारा वो जो भी प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, डेटाबेस तैयार कर रहे हैं या डेटा डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें उसको डिज़ाइन कर सके एक स्पेस के माध्यम से। उसके लिए हम प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। ये हमारी 2 तरह की होती है, रैम एंड रोम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह की होती है, एक रैम होती है, दूसरा रोम होती है। रैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। ये हमारी परमानेंट स्टोरेज नहीं होती है, ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है। यह एक स्पेस प्रोवाइड करती है जिसमें हम किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकें। ये हमारे जैसे सपोज़ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ये जैसे हमने कोई टास्क परफॉर्म किया तो हमें एक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम किसी काम को कर सकें। सपोज़ उस टाइम पे अगर हमने उस डेटा को सेव नहीं किया अदर प्लेस पे, तो अगर लाइट चली जाती है या सिस्टम बंद हो जाता है तो वो हमारा डेटा लैप्स हो जाता है, क्योंकि ये एट प्रेजेंट रिप्रेजेंट की जाती है। मतलब किसी भी डेटा को परफॉर्म करने के लिए हम रैम का यूज़ करते हैं। दूसरी होती है रोम। रोम हमारी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है।
ये हमारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है। इसके माध्यम से हम किसी भी डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग हम कर सकें। ये हमारी एक प्रकार की जिस तरह से हम हार्ड डिस्क होती है या हमारे और भी डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम परमानेंट स्टोर कर लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारी बेसिकली 3 टाइप की होती है, पी-रोम, ईपी-रोम, डबल ईपी-रोम। पी-रोम का हमारा फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो हमारी मेमोरी हम एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम किसी भी डेटा को एक बार हमने स्टोर कर दिया है तो ना डेटा उसका डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना उसको नष्ट किया जा सकता है, ना उसमें एडिटिंग की जा सकती है। तो इस तरह की जो डिवाइसेस यूज़ की जाती है स्टोरेज के लिए वो हमारी पी-रोम कहलाती है। इसका एग्जांपल मैं अगर दूं तो सीडी, जैसे सीडी में आपने एक बार डेटा स्टोर कर दिया तो ना उसमें आप कोई चीज़ एडिट कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ना उसका डेटा डिलीट कर सकते हैं। दूसरी होती है ईपी-रोम। ईपी-रोम हमारी कहलाती है एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम किसी एक माध्यम के द्वारा या एक प्लेयर के माध्यम के द्वारा इसमें हम किसी डेटा को रीराइट कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें किसी भी डेटा को एक बार हमने राइट किया है और हम चाहते हैं उस डिवाइस का दोबारा उपयोग कर सकें, तो एरेजर जो शब्द यूज़ किया गया है तो उस प्लेयर के माध्यम से जो CD-ROM या राइटर कहलाता है उसके माध्यम से हम उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं और उस डिवाइस को दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरी होती है डबल ईपी-रोम, इलेक्ट्रिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम किसी भी डेटा को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एट प्रेजेंट कोई भी टास्क उसके द्वारा हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स वगैरह। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है वो हमारी कुछ इस तरह से है, जैसा कि रिप्रेजेंट किया गया है कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी। यह हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से यूज़ की जाती है जिसमें हम किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जो कि परमानेंट स्टोरेज के माध्यम से इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हार्ड डिस्क होता है, इसमें ट्रैक और सेक्टर के माध्यम से हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं। जो सीडी होती है वो ट्रैक के माध्यम से हमारा डेटा को स्टोर करती है। स्टोर करने के लिए हमें राइटर की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारा फ्लॉपी डिस्क होती है जो कि पहले के टाइम पे सिस्टम पे यूज़ की जाती थी, आज के टाइम पे इसको यूज़ नहीं किया जा रहा क्योंकि ये कॉस्टली होती थी, ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते थे। बहुत इसका 2.5 MB की डेटा अप्रॉक्सीमेट स्टोर किया जाता था, इसलिए इसको चलन से बंद कर दिया गया है। जो आज करंट पे यूज़ की जा रही है वो CD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स वगैरह इनका यूज़ किया जा रहा है। और बेसिक जो इनबिल्ड होती है वो हार्ड डिस्क होती है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि ये हार्ड डिस्क है, यहाँ पे ये हमारी CD यूज़ की जाती है, लगाई जाती है। ये राइटर है जिसके माध्यम से हम उस CD को प्ले कर सकते हैं और अगर चाहें तो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए इस राइटर का उपयोग कर सकते हैं। कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसा कि मैंने आपको बताया फ्लॉपी डिस्क वगैरह, ये हमारी एक प्लास्टिक के सेट्स होता है जिसमें मैग्नेटिक ड्रम यूज़ किया जाता है जो इसमें इनबिल्ड होता है और इसमें लॉकिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसमें हम डेटा जो हमारा स्टोर किया जाता है 2.5 अप्रॉक्सीमेट MB के लगभग डेटा स्टोर होता था। ये हमारी हार्ड डिस्क है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ट्रैक एंड सेक्टर के माध्यम से हम किसी भी स्पेस को यूज़ करते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकें। तो हम सबसे पहले इस ड्राइवर को सेक्टर में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके कंप्यूटर में C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव बन जाती हैं, वो हमारा सेक्टर कहलाता है। और जो उस सेक्टर में हम पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करते हैं वो ट्रैक के माध्यम से स्टोर होता है। ये जो हार्ड डिस्क होती है काफ़ी कैपेबल होती है, ड्यूरेबल होती है, इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और इसमें हम लार्ज डेटा अमाउंट को स्टोर कर सकते हैं। ये जो हमारी हार्ड डिस्क होती है ये स्टार्टिंग हमारी 512 MB से लेके आज के समय पे 2 TB की स्टोरेज डिवाइसेस प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको CD, ये हमारी ऑप्टिकल लेज़र डिस्क होती है। इसमें हम लेज़र किरणों के माध्यम से, जो हमने आपको राइटर बताया उसके माध्यम से उसमें लेज़र किरणें यूज़ की जाती हैं जिसमें हम किसी भी डेटा को स्टोर कर सकें। जैसा कि आपको अभी हमने इनपुट डिवाइसेस के माध्यम में बता रहा था, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताया मैंने कि मेमोरी कॉन्सेप्ट के अंदर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस का यूज़ क्या है। आउटपुट डिवाइस हम यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को ऑपरेशन के माध्यम से हम
एक आउटपुट के माध्यम से या उसका रिजल्ट के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ये आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इसके माध्यम से हमें उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में अभी मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। मैंने अभी आपको हार्डवेयर के बारे में बताया है, अब मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहूँगा। सॉफ्टवेयर जो होता है, कंप्यूटर की जो डिवाइसेस होती हैं उनको प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है, कि मतलब उसको हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से उस डिवाइस का यूज़ कर सकें और उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी टास्क को परफॉर्म किया जा सके। तो सॉफ्टवेयर हमारा बेसिक 2 टाइप का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे उस कंप्यूटर सिस्टम को रन करने में हेल्पफुल देता है। कहने का मतलब जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जैसा कि विंडोज़ हैं, आपका लिनक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। जो विंडोज़ के काफ़ी सारे वर्जन आ चुके हैं, प्रेजेंट टाइम पे जो वर्जन चल रहा है विंडो 10, ये काफ़ी लेटेस्ट है और अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो आपके यूज़ की जाने वाली डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, कहने का मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, और साथ में मेमोरी कॉन्सेप्ट, इनको प्रॉपर ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक दूसरे से इंटरलेटेड करता है और टास्क को परफॉर्म कराता है। कहने का मतलब कोई भी चीज़ को हम इंटर करते हैं, डेटा को इंटर कराने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर का मस्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर डिवाइसेस का कोई रोल नहीं है। मतलब दोनों की उपयोगिता बराबर है, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के हम उस डिवाइस का कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पर्टिकुलर सिस्टम को मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, उससे जुड़ी हुई डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने बताया है कि विंडोज़ XP है, डॉस है, एप्पल है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिनका हम कंप्यूटर की विंडो के रूप में यूज़ करते हैं। इसमें हम किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी एप्लीकेशन को रन कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, जिस पे हम उस एप्लीकेशन को या प्रोग्राम को या किसी भी टास्क जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको यूज़ कर सकें। इसके बाद दूसरा जो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी मैं जैसे कि आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन में थोड़ी देर में पहुंचूंगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर कंट्रोल ऑफ द एवरीथिंग। ये क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी हमारी डिवाइसेस हैं उसको, पूरी डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ में जो इसमें कनेक्टिविटी है या एक दूसरे से इंटरलेटेड है, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपने कोई भी फाइल है, क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक प्लेयर ओपन हो जाता है और वीडियो माध्यम से उसको डिस्प्ले मॉनिटर में हम देख सकते हैं और इसके स्पीकर के माध्यम से उसकी वॉइस को सुन सकते हैं। सेकंड मैंने बताया था आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से किसी भी एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट या हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। जैसा कि आज के समय पे आप देख रहे हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर हर जगह पे यूज़ किए जा रहे हैं, जैसा कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, आपका रेलवे से रिलेटेड भी ये सॉफ्टवेयर होते हैं, एयरलाइंस से रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर होते हैं, आप ATM यूज़ कर रहे हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो सब सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से तैयार किए जाते हैं और इनको हम विंडोज़ पे रन करते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारी जैसा कि ये एप्लीकेशन, कई सारी एप्लीकेशन यूज़ की जा रही हैं जो कंफर्ट होती है, रिगार्डिंग टू यूटिलाइजेशन पे बेस्ड होती है, जो कस्टमर की नीड होती है उस पर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारी जैसे कि C++, जावा, ओरेकल, PHP, ASP.NET, आपकी क्या कहते हैं DBMS, ये इस तरह की ये एप्लीकेशन जो होती हैं हम किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको बताना चाहूँगा मेमोरी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। मेमोरी जो हमारी जो स्टार्टिंग होती है, हम किस तरह से, कहाँ से उसको एब्जॉर्ब, कितनी उसकी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी के बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इस पे डिपेंड है या इस पे डिपेंड है। इस तरह से हमारे इंच, सेंटीमीटर, मीटर,
इस तरह से डिवाइड किया जाता है, उस तरह से हम मेमोरी को भी डिवाइड करते हैं। तो जो सबसे छोटी हमारी जो यूनिट होती है वो हमारी बिट यूनिट होती है। ये बिट जो पर्टिकुलर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। दूसरी जो होती है बाइट होती है, ये 8 बिट के बराबर एक बाइट होती है। नेक्स्ट होता है केबी, ये 1024 बाइट बराबर 1 केबी होती है। इसके बाद एमबी जो होती है 1024 केबी के बराबर होती है। जो जीबी है वो 1024 एमबी के बराबर होती है, और जो टीबी है वो 1024 जीबी के बराबर होती है। इस तरह से ये हमारी कैलकुलेशंस के बेस पर हम मेमोरी को ऑब्जर्वेशन करते हैं या उसके कंटेंट को मेजरमेंट करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट ये बताना चाहता हूँ कि जो जैसे कि बेसिक आपने सब जानते हैं, कंप्यूटर हमारे बेसिक 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको इसमें रिप्रेजेंट किए गए हैं। हमारे कंप्यूटर जो हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो हमारे सिंपल कंप्यूटर होते हैं, जिनका यूटिलाइजेशन हम पर्टिकुलर जैसे कि हमें कोई सिंपली टास्क करना है, पर्सनल यूज़ करना है, तो उसे हम पर्सनल पीसी भी बोलते हैं। मिनी कंप्यूटर हमारे स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये हमारा एक सर्वर बेस्ड कंप्यूटर होते हैं, जिसमें हम कई सारे क्लाइंट्स कंप्यूटर को ऐड करके उनके द्वारा एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन पे वर्क कराते हैं, या कनेक्टिविटी के बेस पर हम अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जो सर्वर कंप्यूटर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये सर्वर बेस्ड होते हैं। इस पर काफ़ी सारे क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े होते हैं जो उस ऑपरेशन को क्लाइंट कंप्यूटर के माध्यम से परफॉर्म होते हैं, और जो भी डेटा सेव होता है वो हमारा किस पे सेव होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। इसका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपका अकाउंट अगर छतरपुर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बैंक में हमारा अकाउंट ओपन होता है, हम अपने होम टाउन में अकाउंट को ओपन करते हैं, लेकिन हम उसका ट्रांजैक्शन किसी भी जगह पे कर सकते हैं। मतलब आप दिल्ली जाते हैं या भोपाल जाते हैं या इंदौर जाते हैं या बॉम्बे जाते हैं, कहीं पे भी हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वो ट्रांजैक्शन कैसे होता है, सर्वर माध्यम से, क्योंकि जो हमने अकाउंट ओपन किया है उसका जो मेन कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर है, उसमें हमारा डेटा रिकॉर्ड है। हम किसी भी जगह पे किसी भी लोकेशन में जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह जो हमारे सिस्टम के माध्यम से किसी भी डेटा को स्टोर किया जाता है वो हमारा पर्टिकुलर सर्वर बेस्ड कंप्यूटर होता है, जिसे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर हमारा हर कंट्री का 1 या 2 सुपर कंप्यूटर होते हैं। जो हमारा सुपर कंप्यूटर है परम 2008, ये हमारा एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है। ये सुपर कंप्यूटर जिसके माध्यम से हम वेदर कॉस्टिंग और जो भी इंफॉर्मेशन है, ग्लोइंग में मैपिंग वगैरह है, ये सब चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए, सैटेलाइट से कनेक्टिविटी करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जैसा कि आज मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, जैसा कि कंप्यूटर डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस के अंतर्गत मैंने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है। मेमोरी कॉन्सेप्ट को भी कवर किया है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी चीज़ें कवर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।